उसी समय में मीटिंग। भारत सरकार, किसी राज्य सरकार, विदेश की सरकार, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के सुरक्षा को बाधित करने वाले कृत्य भी आतंकवादी माने जाएंगे। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कहीं पर भी कोई गुंजाइश बची है कि इसका दुरुपयोग हो। और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँ, कानून तो लिखी हुई चीज है, इसका अमल करते वक्त अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है साहब, हम उसको रोकेंगे भी और उसको नसीहत भी करेंगे, सजा भी देंगे। और सबसे ऊपर कोर्ट है। अगर किसके ग्रीवेंसेस है तो ये आतंकवाद को रोकने का प्रोविजन भी कोर्ट के ऊपर तो नहीं है। धारा लगते ही कोर्ट इसकी मीमांसा करेगी, मगर इसके डर से आतंकवाद को ही न रोका जाए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि इस धारा को जो मोदी सरकार लेकर आई है, आपका समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक संदेश इस सदन से जाना चाहिए। मान्यवर, संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है। कई राज्य और राज्यतर गैंगे संगठित अपराध करती हैं। इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं था। इसके अंदर हमने साइबर अपराध को, आर्थिक अपराध को, भूमि हत्यानक को, हथियारों की व्यापार को, डकैती को और मानव लोगों की तस्करी करने, व्यक्तियों की मानव तस्करी में, ये सभी को इसके अंदर रखा है। आर्थिक अपराध की भी हमने व्याख्या की है। करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंप का कूटकरण, हवाला व्यवहार और बड़े पैमाने पर वित्तीय कपट और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने के सभी प्रयास, इसको भी आर्थिक अपराध की व्याख्या की तरह पहली बार लाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि न्यायपालिका का काम काफी सरल हो जाएगा। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है, तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊँगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है, तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने 2 डिवीजन करे हैं। किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेन डेड हो गया या अपाहिज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेन डेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है। इसके अलावा भी ढेर सारे बदलाव किए हैं। मान्यवर, मैंने प्रमुख बदलाव भी आपके सामने। अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करूंगा। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है
तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है। मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई, गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का संबंध 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानो सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषी करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषी करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि ये समझना कानून बनाने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। मान्यवर, पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेंट देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दिया। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहाँ होगी। अब जांच रिपोर्ट जो जिला मजिस्ट्रेट को भेजना है, इसके लिए भी कोई समय के प्रावधान नहीं था, एफआईआर कर दिया। अब 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते। मेडिकल प्रैक्टिशनर और चिकित्सा जांच की रिपोर्ट मेडिकल हुआ, कोई समय मर्यादा नहीं। जब उसकी आत्मा कहेगी, जब उनको समय होगा, सारी परेशानियों से वो मुक्त होगा जाए, तब देंगे। अब हमने बिना किसी देर से बलात्कार पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के अंदर पुलिस थाने में और न्यायालय में डायरेक्ट भेजने का काम हमने यहाँ निश्चित किया। मान्यवर, पहले चार्जशीट का समय नहीं, 60 से 90 दिन में चार्जशीट करने का एक कानूनी प्रोविजन था, परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है, ऐसा कर सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान होते। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो तो रहेगा, और 90 दिन के बाद और 90 दिन तक ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर पाओगे। अगर 90 दिन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। चार्जशीट को आप 180 दिन के बाद पेंडिंग नहीं रख सकते हो। ये हमने प्रोविजन कर ट्रायल जल्दी हो इसके लिए शुरुआत कर दी। मान्यवर, इसके बाद मैजिस्ट्रेट के समय कब कार्यवाही शुरू होगी, मैजिस्ट्रेट के समक्ष, इसकी भी समय मर्यादा थी। अब मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हमने बाध्य कर दिया है कि 14 दिनों के अंदर इसका संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा और कार्यवाही चालू, इसको लटका नहीं सकते। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी फरियाद आती है, सच्चा झूठा भगवान जाने, 12 बजे तक कोर्ट चलती है, 12 बजे के बाद कुछ नहीं चलता। अब अगर 14 दिनों में संज्ञान लेना है तो कोर्ट को इसको समाप्त कर ही जाना पड़ेगा। और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 7 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी, तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 7 दिन के अंदर करना है और 7 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है। आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी। प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था। अब हमने
दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 ही दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है, उसमें आप देरी नहीं कर सकते। मान्यवर, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया। कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, झटपट भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। जमानत के लिए भी हमने कर दिया है कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। पहली बार अपराध करने को 1/3 सजा का जो प्रोविजन है, 1/3 अगर अंडर ट्रायल कर लिया तो इसको मुक्ति दे सकते हो, और बाकी सभी मामलों में 1/2 किया है, जो गंभीर प्रकार के हत्या, डकैती ऐसे मामले हैं। जजमेंट सालों सालों तक, महीनों तक नहीं आता था। अब हो गया है कि मुकदमे की समाप्ति के बाद जज साहब को 45 दिन के अंदर ही जजमेंट देना पड़ेगा, वो इससे ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। मान्यवर, जजमेंट और सजा के बीच में भी बहुत बड़ा समय था, उसका भी समय निर्धारित कर दिया है, और सजा निर्णय देने के 7 दिन के अंदर ही सुना देनी पड़ेगी, उसको आप लिंगरिंग नहीं कर सकते। मान्यवर, फिर दया याचिका के मामले आते, सालों तक दया याचिका करते ही नहीं, और दया याचिका कोई एनजीओ करता था, कोई दूर दूर के लोग करते थे, जिसका दया तो वही मांग सकता है जिसको दंड दिया। दया मांगने का अधिकार और किसी को नहीं। मान्यवर, उच्चतम न्यायालय की अपील खारिज करने के 30 दिन के अंदर ही दया की अर्जी करनी पड़ेगी, बाद में आपको इसका अधिकार नहीं रहेगा। राज्यपाल, सरकार, सबके लिए यस और नो कहने का समय का प्रावधान भी इसमें हमने मान्यवर तय कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें ढेर सारे प्रावधान किए। मान्यवर, ई-एफआईआर से अगर किसी को सबसे बड़ा राहत मिलने वाला है तो महिलाओं को, किसी भी महिला के लिए अपने खिलाफ हुए अपराध को किसी के सामने वर्णन करना मान्यवर बड़ी संकोच की बात। आज ई-एफआईआर से हर कोई कर सकता है, मगर कोई भी महिला थाने पर एफआईआर करा सकती है, उसका संज्ञान भी लिया जाएगा, और 2 दिन के अंदर ही घर पर आकर इसका जवाब लेने की व्यवस्था महिला पुलिस के साथ इस कानून के तहत। नए विधेयक के अंदर ई-एफआईआर का जो हमने जिक्र किया है, इससे ढेर सारे फायदे होने वाले हैं। समय पर ट्रायल और स्थगन दोनों को हमने मान्यवर बहुत तवज्जो देकर इसको कठोरता के साथ कम करने का प्रावधान किया। टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कई जगह पे हमने पुलिस के अधिकारों के दुरुपयोग को कर्टेल करने के लिए किया है। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये तीनों चरण में हमने टेक्नोलॉजी के उपयोग को तवज्जो दी है। पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही इससे निश्चित रूप से सुनिश्चित तो होगी ही होगी, परंतु सबूतों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। विक्टिम और आरोपी दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। मान्यवर, एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट, वहां से जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का हमने कानूनी प्रावधान इस कानून के अंदर लेकर आए हैं। एविडेंस, तलाशी और जब्ती तीनों में वीडियो रिकॉर्डिंग की हमने कंपलसरी प्रोविजन किया है। कोई भी घर पे जाकर पुलिस जब्ती करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा।
एविडेंस कलेक्ट करते हो उसका भी हो जाएगा और तलाशी का भी हो जाएगा। इससे कोई किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं पर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। और बलात्कार के मामले में भी पीड़ित का बयान कंपलसरी करने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वो लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन बयान लेना पड़ेगा, इसका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जिससे वफादार आदमी आने के बाद वो बयान को बदलवा नहीं सकता। दूर दूरस्थ के गांवों में बयान तो ले लीजिए जाते हैं, मगर जब मालूम पड़ता है कि बलात्कार किसने करा है तो बयान को बदल ही दिए जाते। अब ऑनलाइन बयान लेना है और इसकी 3 कॉपी 3 जगह पे, एक हॉस्पिटल में, एक पुलिस थाने पर और एक न्यायाधीश के यहाँ 24 घंटे में पहुँचानी है, जिससे बदलने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने फॉरेंसिक के उपयोग को भी बहुत महत्व दिया। दुनिया भर के अदालतों का अगर विश्लेषण करते हैं तो हमारे यहाँ सजा कराने का दर बहुत कम है। इसको अगर बढ़ाना है तो साइंटिफिक एविडेंस पर थ्रस्ट देना चाहिए। इसलिए ये बिल के अंदर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सुधार करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक पद्धति से हो इसलिए, और 90% का कन्विक्शन रेट का लक्ष्य रखते हुए हमने एक प्रावधान किया है कि 7 साल से ज़्यादा सजा जिस गुना में है वो सभी में एफएसएल टीम के विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है, जिससे एफएसएल की विजिट। मान्यवर, कई लोग कहते हैं कि कब होगा, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार टुकड़े टुकड़े में नहीं चलती। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, फिर प्रधानमंत्री बने तो अब नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अब तक लगभग NFSU